अगर आप भूगोल के पेपर में कमाल कर देते हैं तो जलवा आपका होगा, नाम बाप का होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं अच्छे तरीके से। 26 फरवरी को हूबहू ऐसे पेपर आपको देखने को मिलेगा और पेपर में क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देखेंगे वो आपके हूबहू ऐसे ही छपने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाएंगे और आप उसे लॉन्ग में कैसे लिखेंगे ये तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, पेपर पैटर्न एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य ये कहा गया है 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसमें जो है 9 से लेकर 16 तक आपका अति लघु प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका उत्तर लगभग 20 से 25 शब्दों में आपको देना होगा। 17 से लेकर 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर जो है आपको 50 शब्दों में लिखना होगा और 23 से 24 तक जो है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। 25 और 26 जो है आपका क्वेश्चन ये मानचित्र से संबंधित होगा। तो चलिए फटाफट जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवनियतिवाद के प्रतिपादन किसने किया था? नवनियतिवाद के प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था, हम्बोल्ट ने, रर्जल ने या फिर एलन सैंपल ने? इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। आप इसे याद कर सकते हैं, नव लिखा है यहाँ पे सेंटेंस, तो नव मतलब होता है नया। नया 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 जो कपड़ा होता है उस सिलाने कहाँ जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पे मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलन सैंपल, रटजल। तो जो मानव है वो अपने महबूब को याद रखता है, तो यहाँ पे महबूब उल हक हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है किस देश में रेल मार्ग का जाल सघनतम पाया जाता है? रेल मार्गों का जो जाल है वो सघनतम पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा या फिर रूस? तो जवाब हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे सबसे सघनतम जाल पाया जाता है रेल मार्गों का। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति जलयोग संसाधन है? तो इसमें गंगा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, गंगा इसमें आपका महत्वपूर्ण नदी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर है पांचवा की इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास या फिर जो है भूमि विकास? तो इसमें आपका राइट आंसर परितंत्र हो जाएगा, ये परितंत्र रहेगा यहाँ पे, परितंत्र विकास इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे एक चीज और बता दें कि आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस राज्य में प्रवाहित होती है सर्वाधिक? तो यहाँ पे जवाब होगा राजस्थान, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे इसके बाद यहाँ पे है भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है स्थल समुद्र द्वारा, स्थल वायु द्वारा, समुद्र वायु द्वारा या समुद्र द्वारा? तो भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है वो समुद्र द्वारा होता है, इसमें चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना, गोदावरी? तो इसमें यमुना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, लंदन है, बीजिंग है, जकार्ता है? तो जापान खाने, ट्रिक इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जापान खाने, लेकिन भैया टोक्यो मत, तो टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लंदन जो है ये ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक है, लंदन जो है ये ब्रिटेन की राजधानी है और बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है, जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का बिल्कुल शॉर्ट में आपको उत्तर बताएंगे, कैसे आप सिंपल शब्दों में आप समझ के लिख सकते हैं। 20 शब्दों में उत्तर देना, 2 अंक आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है? भारत के कुछ ऐसे राज्यों का नाम बताइए जहां पे राज्यों के अपेक्षाकृत सहभागिता जो है श्रम ऊंची क्यों है? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दोस्तों, आइए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में उत्तर देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के आधारभूत कार्य क्या है? एक बात और आपको बता दें कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी WTO की, इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो उसकी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, WTO का मुख्य कार्य देशों के बीच व्यापार को सुचारू बनाना, ये विश्व व्यापार का काम होता है। अब इसमें 2 पॉइंट इसके मुख्य काम लिख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियम बनाना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सदस्य देशों के बीच में विवादों को जो है सुलझाना। तो अगर कोई विवाद होता है किसी देश में व्यापार करने में तो उसको सुलझाने का काम
काम करता है और नियम बनाने का काम करता है। सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता ऊंची क्यों होती है? श्रम सहभागिता ऊंची मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जो श्रम है, जो मजदूर लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो काम करते हैं, उनकी क्या योगदान है, सहभागिता मतलब क्या योगदान है। इसमें उत्तर आप लिखेंगे, कुछ राज्य जैसे ग्रामीण व कृषि प्रधान जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ महिलाएं भी खेती जो है वह मजदूरी करती हैं, इसीलिए श्रम सहभागिता कहा जाता है। सहभागिता मतलब साथ साथ भागना, भागने का मतलब यहाँ पे काम करना का मतलब होता है, भाग लेना। जैसे कहते हैं ना कि किसी कंपटीशन में आपने भाग लिया है, किसी भी खेल में आपने भाग लिया है, तो भाग लेने का मतलब उसमें आपने आपने योगदान दिया है, अपना उसमें अपना जो है काम करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब मानव काम करता है, मानव में जो है पुरुष तो काम करते ही हैं, पुरुष काम करते हैं, पुरुष के साथ साथ अगर महिलाएं भी साथ साथ काम करती हैं तो इसे श्रम सहभागिता कहते हैं। अब इसमें ले सकते हैं, गरीब अधिक होने पर अधिक लोग काम करते हैं। दूसरा, उद्योगों और कृषि के अवसर जो है ज़्यादा प्राप्त होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है गुच्छित बस्ती। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुच्छित बस्ती क्या होती है? परिभाषा में, जहां एक दूसरे के जो घर होते हैं पास पास होते हैं, सटे होते हैं, उन्हें गुच्छित बस्ती कहा जाता है। एक लाइन की सिंपल परिभाषा। अधिक ये जो क्षेत्र कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो उत्तर प्रदेश बिहार में ज़्यादातर गुच्छित बस्ती देखने को मिलती है, या नदी घाटी जो होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख संवर्ग क्या है? संवर्ग का मतलब कैसे, कौन कौन से वर्ग हैं जहाँ पे भूमि उपयोग किया जाता है? 2 नंबर का पॉइंट है, 2 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो वन क्षेत्र में क्या होता है? वहां पे ज्यादातर पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं, और कृषि भूमि पर खेती होती है। सिंपल, तो इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे, बस पूरा काम हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर बताइए। तो शुष्क कृषि क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। शुष्क कृषि मतलब होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है ऐसी कृषि की जाती है, यानी जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे शुष्क कृषि कहा जाता है। सिंपल। आर्द्र कृषि मतलब यहाँ पे क्या होता है, नमी होती है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और देख लेते हैं, सिंचाई के साधन इसमें कम होते हैं आर्द्र शुष्क कृषि में, लेकिन इसमें आर्द्र कृषि की बात करें तो यहाँ पे आप उदाहरण में ले सकते हैं ज्वार, बाजरा, चना, ठीक है। अगर हम बात करें आर्द्र कृषि में, तो आर्द्र कृषि में इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है कृषि की जाती है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे आर्द्र कृषि कहा जाता है। आर्द्र मतलब होता है नमी, और नमी तब होगी जब वर्षा होगी। सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, सिंचाई की इसमें अधिक आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बारिश होती रहती है। अगला यहाँ पे इस धान वगैरह हो गया, जूट वगैरह हो गया, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। आगे इसके बाद क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट में आप समझिए, यहाँ पे जो पर्वत होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहां पे विकास करने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसी को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में विकास करना, जैसे सड़क, शिक्षा, कृषि, रोजगार की सुविधा, ये सब उपलब्ध कराना पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहलाता है। अगर ये 4 नंबर में पूछेगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है सड़क, या फिर कह सकते हैं परिवहन का विकास करना, तो हेडिंग डाल देंगे परिवहन, उसके बारे में लिख देंगे। फिर लिखेंगे शिक्षा का विकास करना, तो शिक्षा लिख देंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर वहाँ कृषि का विकास करना, कृषि लिखेंगे, और फिर उसके बारे में थोड़ा व्याख्या कर देंगे, तो आपका एक पेज में पूरा कवर हो जाएगा, 4 अंक आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइबर स्पेस या फिर इंटरनेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साइबर स्पेस या इंटरनेट क्या होता है, तो उसमें परिभाषा लिखेंगे, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी आभासी दुनिया को साइबर स्पेस कहा जाता है। यह सूचना, संचार और डेटा को वैश्विक नेटवर्क है। यानी स्पेस, साइबर स्पेस, इंटरनेट का मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जो दुनिया है वो आभासी दुनिया से जुड़ी है। आभासी का मतलब हम महसूस कर सकते हैं पूरी दुनिया आपस में जुड़ी है, यानी आभास कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइबर स्पेस कहते हैं। ये सूचना, डेटा संग्रह, इसके लिए जो है नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। सभी जानते हैं इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या हम कर सकते हैं। आगे इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ प्रदेश क्या होते हैं। पृष्ठ प्रदेश का मतलब यहाँ पे जो बंदरगाह होते हैं, ठीक है, उसी को पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। किसी बंदरगाह या शहर के पीछे वह क्षेत्र जो उससे व्यापारिक रूप में जुड़ा होता है उसे पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो उदाहरण यहाँ पे देखिए लिखा गया है। उदाहरण कहाँ चला गया भाई, चलो कोई बात नहीं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मुंबई बंदरगाह है, ठीक है, मुंबई बंदरगाह है। अब यहाँ पे देख पाएंगे, मान लो ये जो है यहाँ से
देखें तो यहाँ पे समुद्र तट पे मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह के यहाँ पे जो है मान लेते हैं यहाँ पे कोई शहर है, मान लेते हैं नागपुर है, ठीक है, या नासिक मान लेते हैं महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो मुंबई है इसके पीछे जो शहर हैं उनका विकास इसी बंदरगाह से होता है, क्योंकि जो सामान होते हैं वो देशों में विदेशों में भेजे जाते हैं इसी बंदरगाह से। तो जो पृष्ठ प्रदेश होते हैं वो बंदरगाह के पीछे जो शहर होता है उसका जो व्यापारिक केंद्र होता है वो जुड़ा होता है उसी बंदरगाह से, उसी को पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसके लिए 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। 50 शब्दों में उत्तर उसको आपको लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मानव और वातावरण के संबंधों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव अस्थिर पृथ्वी के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये एलन सिंपल का कथन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आइए इसको फास्ट रिवीजन करते हैं और उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले बात करेंगे मानव और वातावरण के संबंध के बारे में। तो देखिए मानव और वातावरण पर क्या करता है, मानव वातावरण पर निर्भर रहता है, पहला पॉइंट, और भोजन जलवायु आदि के लिए जो है उस पर निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट में से ले सकते हैं, प्रारंभ में मानव की प्रकृति अनुसार जीवन जीता था, यानी शुरुआत में जब मानव दुनिया में आया था तो प्रकृति के जो भी नियम थे उसको फॉलो करता था, प्रकृति पर ही आश्रित था। लेकिन आज के डेट में कुछ ना कुछ अपना दिमाग बुद्धि लगा के टेक्नोलॉजी विकसित करके मानव निर्भर हो गया है स्वयं पर, ठीक है। आगे इसके बाद जो है यहाँ पे अगला पॉइंट ले सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के विकास में मानव और वातावरण को बदलना शुरू कर दिया है, ठीक है। अधिक दोहन से पर्यावरण प्रदूषण जलवायु प्रदूषण भी समस्या उत्पन्न हुई है। मतलब आपको बताना है कि जो मानव है, ठीक है, मानव और पर्यावरण जो है इसको कैसे उपयोग करके जो है मानव पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, फिर पर्यावरण भी मानव को प्रभावित करता है। तो इन दोनों को जो अंतर संबंध है यही जो है आपका मानव और वातावरण का संबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, इसीलिए मानव और पर्यावरण का संबंध परस्पर निर्भरता एक दूसरे पर बनी रहती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव है और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंधों का अध्ययन जो है ये मानव भूगोल कहलाता है। इसका हमें परीक्षण करना है तो आप इसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या फिर कहानी की तरह भी ले सकते हैं। जैसे मानव भूगोल मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी मानव क्या क्या गतिविधि करता है, क्या क्या काम करता है, उसका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, पृथ्वी की सतह जो है निरंतर परिवर्तनशील है, यानी भूकंप बाढ़ ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है कि यहाँ पे अस्थिर पृथ्वी, यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गतिशील है और उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे मानव इन परिवर्तन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है। जैसे अगर भयानक ठंडी पड़े तो जो है हीटर वगैरह चला लेता है, भयानक गर्मी पड़ती है तो कूलर चला लेता है, एसी चला लेता है। तो इसी प्रकार से मानव अपनी संभावनाएं खुद विकसित कर लेता है। साथ ही मानव पृथ्वी को प्रभावित करता है, जो भी उद्योग है शहरीकरण है, इससे क्या होता है पृथ्वी कहीं की प्रभावित होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसलिए यह कथन सही है कि मानव भूगोल दोनों के संबंधों का अध्ययन है, इस प्रकार से इसको व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट कि मानव विकास के उपागम बताइए। तो मानव विकास के बहुत सारे उपागम हैं। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, यानी कौन कौन से स्रोत है जिससे मानव विकास कर सकता है। तो आर्थिक उपागम लिख सकते हैं या फिर आय उपागम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको आय उपागम भी आप ले सकते हैं। मानव के पास जो है अगर आय होगा, ठीक है, अगर आय होगा तो जितना ज़्यादा आय होगा उतना ज़्यादा विकास होगा, सिंपल पॉइंट। अगर मानव के पास आय होगा तो कल्याण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कि मानव जो है कल्याण अपना खुद कर सकता है जब उसके पास इनकम होगी, आय होगी, शिक्षा स्वास्थ्य अन्य सुविधाओं पर वो जोर देता है जिससे उसका विकास होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे भोजन वस्त्र आवास या रोटी कपड़ा मकान भी कह सकते हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं जिससे वो पूरा करता है, ठीक है। आगे इसके बाद जो है यहाँ पे क्षमता उपागम कह सकते हैं। लोग अपनी योग्यता और अवसर पे जो है जो भी उनको मौका मिलता है, जो भी उनको जो क्षमता होती है उसके आधार पे मानव अपना विकास कर सकता है, ठीक है। हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि मानव विकास की परिभाषा बताइए और इसकी आवश्यकता क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे मानव विकास की। मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों के जीवन का स्तर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर ये सब सुधार होता है तो मानव विकास कर सकता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यकता होती है,
गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए आवश्यकता होती है, और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये सिंपल पॉइंट दोस्तों आराम से आप इसे ले सकते हैं कि मानव कैसे विकास कर सकता है और क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। समान अवसर प्रदान करने के लिए जो है ये आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग यानी हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे नाम से स्पष्ट उच्च प्रौद्योगिकी, मतलब वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऐसे उद्योग जो आधुनिक और उन्नत तकनीकी का प्रयोग करते हैं वो उच्च प्रौद्योगिकी के उद्योग कहलाते हैं। दूसरा, इसमें कुशल श्रमिक और वैज्ञानिक जो है काम होता है, क्योंकि उसमें आम इंसान तो काम नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें मान लो रोबोट बनानी है, कंप्यूटर बनानी है, तो मजदूर तो काम करेगा नहीं, उसमें कुछ तो ज्ञान होना उसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उसको जानकारी होना चाहिए यानी कुशल होना चाहिए, और वो एक वैज्ञानिक होना चाहिए, ऐसा भी वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे है अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान एवं विकास पे अधिक खर्च होता है। अनुसंधान में रिसर्च वगैरह होते हैं, डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए विकास में पैसा खर्चा होता है। आगे यहाँ पे जैसे बात करें इसमें क्या क्या आ सकते हैं, कंप्यूटर है, जैव प्रौद्योगिकी है, आंतरिक तकनीकी उद्योग है, रोबोट वगैरह हो गया, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपका शुरू होगा, जिसके लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा। कुछ इस प्रकार से अपने समझ के अनुसार आप इसे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र सार्थक और वृद्धि की विवेचना कीजिए। तो आर्थिक जो विकास है उसमें सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है, कैसे वृद्धि होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सेवा क्षेत्र का मतलब यहाँ पे जो है तृतीय क्षेत्र की बात हो रही है, जिसमें बैंकिंग जो है, परिवहन और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मोची, नाई, व्यापार, ये सब शामिल होता है, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अपने हिसाब से उसे लिख सकते हैं। इसके बारे में चर्चा किया जा चुका है पिछले वीडियो में। अगला है क्वेश्चन अथवा करके, मान लो पहला वाला नहीं आ रहा तो आप इसको ले सकते हैं। जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। तो अगर आपको ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गांव में क्या क्या होता है वो आपको बता देनी है, नगर में क्या क्या होता है वो आपको बता देना है, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिवहन के प्रकार बताइए और जल परिवहन के लाभ को स्पष्ट कीजिए। तो परिवहन के प्रकार में एक डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से एक डायग्राम बन जाएगा। परिवहन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थल परिवहन, ठीक है, एक होता है आपका जल परिवहन, एक होता है आपका वायु परिवहन। मुख्यतः 3 होते हैं। स्थल परिवहन को 2 भागों में बांट देते हैं। एक आपका हो जाता है रेल परिवहन, ठीक है, एक होता है आपका सड़क परिवहन। तो इस प्रकार से उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है जल परिवहन के बारे में, तो पहले एक चार्ट बना देंगे। चार्ट बनाने के बाद जल परिवहन के बारे में उसमें लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद जो है अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जल प्रदूषण की समस्याओं की विवेचना कीजिए। बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो नदी में नाले इस प्रकार से बहाए जाते हैं वो ना किया जाए। उद्योगों से जो निकले कचरे होते हैं वो नदी में पहुंच जाते हैं, जिससे नदी दूषित हो जाती है। तो कहेंगे जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल आसान शब्दों में आप समझने का प्रयास करेंगे।